रियासतनामा देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल लगातार जो है वो बढ़ रही है, बड़े बड़े नेताओं का आना जाना है। लेकिन चाहे जितने भी बड़े नेता आए, जिस मर्जी की सरकार आए, जनता आज भी त्रस्त है। आज भी लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, तेल से परेशान हैं, गैस से परेशान है और मूलभूत सुविधाएं ना मिलने से परेशान है। बीते दिनों आपने देखा म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ में किस तरह का वाक्य सामने आया और तब से लेकर आज तक हमने दोबारा उस विषय पर चर्चा भी नहीं की और आज उस विषय पर भी चर्चा करेंगे, जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों पर भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के दावों पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अनिरुद्ध भारती जी, कठुआ वार्ड नंबर 7 के पार्षद हैं, पूर्व में भाजपा के प्रवक्ता थे जिला कठुआ से। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अनिरुद्ध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा पर। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि जिस लड़ाई को, जिस कौंसिल के हक के लिए आप लड़ रहे थे, वो लड़ाई आज की इस तारीख में कहाँ तक पहुँची है, क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि पिछली दफा जब आपकी बैठक थी तो आपका बैठक जो है वो हो ही नहीं पाई, पार्षद नहीं पहुँच पाए। कहाँ पहुँची है वो पूरी प्रोसीडिंग्स? देखें ईशान जी, कल भी तारीख थी, पिछले 4 तारीखों से फाइल हमारी उठाई नहीं गई है हाई कोर्ट में। अब आप जानते हैं कि भारत की न्यायालय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक नहीं होगा। केसेस ज़्यादा होते हैं, लोड ज़्यादा होता है, जिस कारण से कई बार जो फाइल है वो लग नहीं पाती और उस कारण से पिछली 4 तारीखों से बहस ही नहीं हो पाई है। सोमवार को हमारी फाइल उठाई जाएगी और ये और पक्का विश्वास है कि जिस दिन फाइल उठाई गई एक ही बहस में बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि मीटिंग अभी तक नहीं हुई है और मोशन जो है वो डिस्कस नहीं हुआ। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मोशन डिस्कस होना, वो अभी तक नहीं हुआ है। पिछले 3-4 महीने में डिस्कस नहीं हुआ, उसको डिस्कस करवाना पड़ेगा। हाँ, इधर वो डेट पे जाए या दिस पे जाए वो बाद की बात है, हमारी तरफ आता है किसकी तरफ आता है वो बाद की बात है, पर मोशन को डिस्कस करवाना पड़ेगा। और मुझे लगता है, हमें यकीन भी है कि जब ये बहस होगी और सोमवार को मुझे लगता है कि पक्का हमें ऑर्डर मिल जाएगा। काफ़ी देर हो गई, 4 तारीखों की आप बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं इस मामले को खींचने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरह की संजीदगी थी इस मामले की, लोकतंत्र का सवाल था, लोकतंत्र को बहाल रखने का सवाल था, तो न्यायपालिका को, न्याय प्रणाली को थोड़ा ध्यान तवज्जो देनी चाहिए थी इस मामले में। ज़रूर, मुझे तो लगता है कि ये प्रायोरिटी में होने चाहिए थे ये केसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सेटअप के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा था। अगर 11-12 पार्षदों के ऊपर एक किसी व्यक्ति के ऊपर उन्हें यकीन नहीं है, उसके ऊपर उन्हें विश्वास नहीं है, उन्होंने विश्वास मत उसके विरुद्ध लाया है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उसको डिस्कस करने का अवसर मुझे लगता है अगर नहीं सिस्टम ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, तो न्यायालय को चाहिए था जल्द से जल्द हमें अवसर दे ताकि उस मोशन को डिस्कस किया जाए। फिर कह रहा हूँ, आइदर वो हमारी साइड जाए, किसी की साइड जाए, वो ईश्वर जानता है क्या उस समय होगा, कैसी राजनीतिक परिस्थिति होगी, पर उसका हल जो है एक बार निकलना चाहिए और शहर को पता लगना चाहिए कि उसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और हमें विश्वास भी है कि जब ये फाइल उठाई जाएगी 10 मिनट में क्लियर कट हो जाएगा कि मोशन डिस्कस नहीं हुआ है और मोशन को डिस्कस करना पड़ेगा। मौजूदा अगर कौंसिल की कठुआ की स्थितियों की बात करें, क्या उस दिन के बाद कोई फ़र्क आया है? क्योंकि काफ़ी सारे वार्ड्स हैं, लोग भी परेशान हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, डेंगू फैला हुआ है। क्या देखते हैं किस तरह का पूरा जो है वो तामझाम चल रहा है? देखो ईशान जी, मैं सच कहूँगा, ठीक है आपने ये प्रश्न उठाया। एक प्री प्लान्ड तरीके से एक परसेप्शन बनाया जा रहा है शहर में कि डेवलपमेंट रुक गया है, विकास रुक गया है। ना ही अनिरुद्ध भारती ने विकास को कोई ताला लगाया था, ना ही हमारे 11-12 काउंसलरों ने कोई ताला लगाया है। आप विकास करवाइए ना, हमने रोका है क्या विकास को? आप करवाइए ना विकास। किसने रोका है आपको विकास करवाने में? हाँ, अगर आप कहेंगे कि विकास की आड़ में कुछ और काले कारनामे किए जाएंगे, वो अनिरुद्ध भारती या कोई हमारा काउंसलर नहीं होने देगा। विकास को किसने रोका है? मैं आपको एक और बात बताता हूं, कल ही मुझे बड़ी रोचक बात पता चली है। 3-4 गलियों का पिछली बार जो उद्घाटन किए गए पिछले 2-3 हफ्तों में, उनके काम ही नहीं शुरू हुए। भैया, उसका उद्घाटन क्या जिसका काम नहीं शुरू हुआ? वार्ड नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं, ये जिनके पास गली है, अभी वो पिछले 10-12 दिन पहले वहां पे उद्घाटन किया गया, पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ।
अगर काम ही शुरू नहीं होना तो उद्घाटन क्यों करवाया जा रहा है? मुझे अब ये हास्यास्पद बात है, हैरानी नहीं कहूंगा, हास्यास्पद है। लोग तो जानते हैं, लोगों को समझाना या बेवकूफ बनाना मुझे लगता है आज के समय नामुमकिन है, पर उसका काम ही नहीं शुरू करवा रहे। बाकी हमने तो विकास नहीं रोका, हम ना रोक रहे हैं विकास। आप जितना चाहते हैं शहर का विकास करवाइए, और विकास में हम भी उसका आपके भागीदार बनने के लिए तैयार है, पर करवाइए तो सही। शहर में बहुत सारे ऐसे काम थे जिनके उद्घाटन हो चुके थे, जिस तरह से आपने बताया, शुरू नहीं हुए। वहीं शहर को जगमग करने की बात भी हुई थी कि दिवाली आने वाली है, कुछ 15,000 करके लाइटें वगैरह लगेंगी। क्या देखते हैं, क्या था वो, अब क्या है, मौजूदा स्थिति क्या है? मैं बताता हूँ। उसमें भी अगर हमारी कठुआ नगर परिषद उसकी कहेगी कि उसका श्रेय लेगी तो वो ठीक नहीं होगा। हमने ही प्रश्न चिन्ह उठाया था आज से 4-5 महीने पहले डायरेक्टर साहब के पास। हमने कहा था कि चाहे वो कौन, एक जनरल क्वेश्चन था, सिर्फ कठुआ नगर परिषद के लिए नहीं था, जितनी भी काउंसिल या कमेटीज हैं, ये जो लाइटें लगाती हैं इनमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 10 लग रही हैं, 20 लग रही हैं, 10 ठीक हो रही हैं, 20 ठीक हो रही हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही। क्यों ना एक प्रॉपर वे से इसका मैनेज किया जाए, इसकी एक्शन की जाए, किसी कंपनी वगैरह को दिया जाए, वो पूरे शहर को संभाले, 3-4-5 महीने हमें सर्विस भी दे। ऐसा क्यों ना एक सिस्टम सेटअप किया जाए। हमने ही डायरेक्टर साहब को कहा था, और ये डायरेक्टर साहब ने कहा है कि जितनी भी कमेटीज या काउंसिल इस डायरेक्टरेट में आती है उस सब में लाइटें लगाई जाएंगी नहीं, और उसके बाद उसकी सर्विस भी, वो 3 साल तक उसकी सर्विस जिस कंपनी को, जिसके पास ये ठेका है, वो सर्विस भी प्रोवाइड करेगी। अब ठीक है, राजनीति है, किसी को श्रेय लेना वो लेते रहे, लोग जानते हैं, हम जनमानस जानता है। ना ही हमारे कारण ये लाइटें लग रही हैं, ना ही किसी के कारण लग रही हैं, ये डायरेक्टर साहब लगा रहे हैं। अब किसी को श्रेय लेना लेते रहे, हमें क्या है। अक्सर सुनने में आता है, कुछ शिकायतें आई थी कि शहर भर की वार्डों में कुछ ऐसे काम हैं जिनके राशि आवंटित हो चुकी है, पैसे निकल चुके हैं, लेकिन काम अभी तक जो है वो नहीं हुए हैं। क्या देखता है, आप भी एक पार्षद हैं, आपकी वार्ड में भी किस तरह के कार्य चल रहे हैं, या अन्य वार्डों में विकास कार्यों की रफ्तार कैसी है? ये 2 बात, पहले तो मैं विकास पे एक और बात कहूंगा। अब मैंने मेरी वार्ड की बात की, ये कहते हैं कि हाँ ये विकास को रोक रहे हैं, इनकी मानसिकता देखिए। मैं कहता हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इनकी मानसिकता देखिए। 11 जुलाई को हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, मैं पक्का दावा कर रहा हूँ, मैंने एस्टीमेट बना के उसका अप्रूवल भी हो गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है, वो भी प्रेसिडेंट साहब ने कर दिया था। पर था क्या कि उसके ऊपर नंबर डेट नहीं लगा था। 11 जुलाई को मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 9-9.5 लाख रुपए का फाड़ दिया जाता है। उस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में क्या था, 3-4 गलियों की काम थे। अगर वो ये नहीं फाड़ते, हमारी शहर में, हमारे वार्ड में भी विकास होता। पर इनकी मानसिकता ऐसी है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ही विरोधाभास से, जो उस वक्त नेतृत्व अभी जिनका चल रहा है, जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट, विरोधाभास, ऐसी मानसिकता, ऐसा विरोधाभास। पुष्टि कर पाएंगे आप? मैं पक्का दावा कह रहा हूं, अगर वो कहते हैं कि ये झूठ है, बताएं। मैं कह रहा हूं कि मैंने जो एस्टीमेट दिया था, जो जेई ने, वो कहां मेरा एस्टीमेट गया, अगर वो नहीं फाड़ा गया तो। इन्होंने विरोधाभास, इतनी ऐसी मानसिकता लेकर अगर आप चलोगे तो आपको एक तरफ कहोगी कि मैं विकास करवाना चाहता हूं, ये रोक रहे हैं। हम कोई नहीं रोक रहे, हमने विकास के ऊपर कोई ताला मार के उसको किसी कमरे में बंद नहीं किया है। अगर विकास करवाना है, हम भी विकास में आपके साथ भागीदार बनने के लिए तैयार हैं, पर बातों से विकास नहीं होगा। किसी के एस्टीमेट या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जिनके ऊपर नंबर डेट नहीं लगा था, आप फाड़ दोगे या गलियों का उद्घाटन कर दोगे जिनका काम 15-15 दिन से शुरू नहीं होगा, तो आप कहोगे विकास हो रहा है। ये विकास नहीं है, ये आम जनमानस है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ लोग जानते हैं और समझते हैं। आप प्रवक्ता रहे भारतीय जनता पार्टी के, जब जो पूरी घटना सामने आई, आपको आपके पद से हटा दिया गया, उस पार्टी के नेतृत्व की बात करूंगा, उस पार्टी के कार्यप्रणाली की बात करूंगा। कठुआ शहर जानता है, लोग जानते हैं कि आप प्रखर प्रवक्ता रहे और हमेशा डिफेंड करते थे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, प्रचार करते थे, प्रसार करते थे, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं दगा किया, धोखा किया है। क्या लगता है आपको, क्या इस चीज से आप सहमत हैं? देखिए, ये प्रश्न उठता है, थोड़ा पीड़ित हो जाता हूँ, क्योंकि प्यार था भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनकी विचारधारा के साथ, शायद आज भी है, ऐसा ही प्यार है। लेकिन हमारी भावनाओं की कदर नहीं की गई। हम जो बात कह रहे थे उसकी कदर नहीं की गई। पर ये मैं साफ बात आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। जो मर्जी ये कर लें, मुझे इन्होंने निकाल देंगे। मुझे अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ, 8 तारीख को तो इन्होंने तय ही कर लिया था कोर कमेटी की मीटिंग में कि अनिरुद्ध भारती को निकालो। भैया निकाल दो,
मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं दिल से जुड़ा हूं, मैं उनकी विचारधारा को मानता हूं, उस विचारधारा से जुड़ा हूं और उस विचारधारा को बढ़ाने के लिए पूरी उम्र पूरा जीवन अपना समर्पित किया है और काम करते रहूंगा। अब आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली किसी ने मुझे पद पे रखना है या कार्यकर्ता रहने देना नहीं रहने देना है, ये उनकी इच्छा है। मुझे निकालने से नहीं निकालने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बात बताता हूँ, अभी आपने बात की, एक महाभारत में प्रसंग है, जब अभिमन्यु थे ना, अभिमन्यु जा रहे थे युद्ध के लिए, तो उन्होंने सभी के वो चरण बंधन करने लगे, तो सभी ने उसको विजय भव का आशीर्वाद दिया। पर जब कृष्ण के पास गया अभिमन्यु, तो उसने कहा आशीर्वाद मांगने लगा, तो उसने विजय भव का आशीर्वाद नहीं दिया उसने उसे यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया। उसकी माँ अभिमन्यु की देख रही थी। जब अभिमन्यु चला गया तो उसकी माँ कृष्ण से पूछने लगी, उसका भाई था, कि आपने सभी ने उसको विजय भव का आशीर्वाद दिया, तो आपने क्यों उसको यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया? तो कृष्ण ने उत्तर दिया उसे। कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, ये युद्ध है, ये लड़ाई है, इसमें जय पराजय हार जीत चलती रहती है। मैं नहीं जानता कि अभिमन्यु इस युद्ध में जो लड़ाई लड़ने जा रहा है जीतेगा हारेगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता, पर मैं ये चाहता हूं कि मेरा भांजा अभिमन्यु इस लड़ाई में उसका यश जो है वो आने वाले पीढ़ियों तक अमर रहे। उसी तरह मैं पक्का बात कह रहा हूं और ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं हारा हूं जीता हूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, पर जो विचार, जो सोच, जो भावना लेकर, जो संघर्ष लेकर हम चल रहे हैं, जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमारी हार होगी जीत होगी हमें नहीं मालूम, पर मैं ये बात पूरे दावे से कह सकता हूं कि आने वाले इतिहास में कठुआ के ये लोग कहेंगे, मुझे भी, मेरे साथियों को, मेरे समर्थकों को, मेरे सहयोगियों को, मेरे सगे संबंधियों को हम पर गर्व होगा कि कोई तो था जिसने अपने व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत बेनिफिट को ठोकर मारकर उसने करप्शन के विरुद्ध आवाज उठाई, नेपोटिज्म के विरुद्ध आवाज उठाई, फेवरेटिज्म के आवाज उठाई, और जो वहां पर इरेगुलरिटीज कमेटीज में चल रही थी उसके विरुद्ध आवाज तो उठाई। अब देखते हैं कितना सफल होते हैं, कितना नहीं होते हैं। हाँ, बाकी हमारा यश जो है हार जीत का मुझे पता नहीं, यश हमारा भी इतिहास में लिखा जाएगा इस कठुआ शहर के। आप कह रहे हैं कि गलत के खिलाफ आपने आवाज उठाई। अगर कठुआ जिला की बात करूं तो कठुआ जिला में आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दाग लगा रही हैं, बदनुमा दाग लगा रही हैं कठुआ को। अगर माइनिंग की हम बात करें, करप्शन की हम बात करें, आपने देखा हाल ही में कठुआ थाना में एक अधिकारी को पकड़ लिया गया था, इलीगल माइनिंग 2-3 दिन से हम भी लगातार मुद्दा उठाए हुए हैं। क्या देखते हैं, कहाँ जाएगा मोदी जी का सपना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत का, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन का, इलीगल माइनिंग जो है, क्या देखते हैं? देखें ईशान जी, मुझे लगता है पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा, आप सभी के मीडिया साथियों का और विशेषकर आपका, कि आपने इशू को शहरवासियों के सामने लाया, इस इलीगल माइनिंग को। पर आज भी मुझे लग रहा है लोगों को इस इलीगल माइनिंग के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि जो खड्ड में वो जो रेता पड़ा हुआ है या बजरी पड़ी हुई है, ये आपकी संपत्ति है जी। ये सरकार बेचेगी, इससे रेवेन्यू इकट्ठा करेगी तो आपकी डेवलपमेंट होगी, आपकी गलियां बनेगी, सड़कें बनेगी, नालियां बनेंगी, आपकी लाइट्स लगेंगी, आपका बिजली का काम होगा, ये आपकी संपत्ति है। इसको बचाना सिर्फ और सिर्फ पुलिस का, प्रशासन का, मीडिया का या चुने हुए प्रतिनिधियों का दायित्व नहीं है, जनता का, समाज का भी उतना दायित्व है कि जो इसकी चोरी कर रहे हैं उनका पर्दाफाश किया जाए। और मैं एक बात और कह रहा हूं कि ठीक है, आपने कहीं ना कहीं प्रशासन जो ये सोई हुई है, सामने धड़ल्ले से यहाँ पर इलीगल माइनिंग चल रही है, यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर उसको बैन किया हुआ कि यहाँ पर माइनिंग नहीं होगी, फिर भी अगर माइनिंग हो रही है कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी ना किसी की तो मिली भगत है और ये पर्दाफाश होना चाहिए। हमारा सहयोग यहाँ पे मीडिया को, प्रशासन को, किसी को भी चाहिए, हम साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि इलीगल माइनिंग बंद हो, क्योंकि ये आम जनमानस की संपत्ति है और इसको बेचकर उसका विकास किया जाना चाहिए। डीडीसी श्वेता ने इस मुहिम को छेड़ा हुआ है, मोर्चा खोला है इलीगल माइनिंग के खिलाफ, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सत्ता में रहते हुए गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। आप भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो भी चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, क्या देखते हैं? देखो, मैं तो अपनी बहन का धन्यवाद करूंगा कि उसने इतना बड़ा स्टेप लिया, और ऐसे लोगों को, ये तो बहुत बड़ा माफी है। मैं आपको बात बताऊं, सब जानते हैं कि राघव लंगर, डॉक्टर राघव लंगर बड़े ईमानदार अफसर थे, उनकी ट्रांसफ़र का क्या कारण था? यही कारण था, यही लोग थे इलीगल माइनिंग वाले,
जिन्होंने उनकी ट्रांसफ़र करवाई, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना, ऐसे माफियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना, इतना बड़ा कदम लेना, मुझे लगता है श्वेता दीदी का बड़ा सराहना योग्य काम है और मैं धन्यवाद भी करता हूँ। और उनको कहूँगा यहाँ पर भी आपको हमारे सहयोग की, हमारे सहायता की आवश्यकता होगी। हम आपके भाई हैं, हम आपके साथ शाना पशाना खड़े रहेंगे। मौजूदा अगर बात करें जम्मू कश्मीर के हालातों की, क्या देखते हैं? दल बदलना लगातार जारी है, दल मिनट में बदल दिए जाते हैं कुर्सी के लिए, स्वार्थ के लिए। जम्मू में भी हमने वही देखा। क्या देखते हैं? विचारधारा कहाँ है? वो एक एजेंडा या फिर जिस भावना से हम काम करते हैं वो कहाँ का? आपको नहीं लगता है कि आजकल स्वार्थ सर्वोपरि हो चुका है? ईशान जी, मुझे लगता है कि आज तो सच कहूँगा, इन जनरल आप देखें भारतीय राजनीति में विचारधारा की कोई स्थान नहीं रहा है। आइडियोलॉजिकल ब्लैंकनेस आ गई है, वैचारिक शून्यता आ गई है हर पार्टी में। सिर्फ और सिर्फ अवसरवादिता है, अपॉर्चुनिज्म है और कुछ नहीं है। चाहे वो देवेंद्र राणा जी हो जो जम्मू कह रहे हैं, चाहे आप नगरी से लेकर कहीं मर्जी की बात कर लीजिए, विचारधारा का कोई स्थान नहीं रह गया। सिर्फ और सिर्फ अवसरवादिता है। अपनी प्रॉपर्टी, अपने बेनिफिट को, अपने पर्सनल बेनिफिट को देकर लोग पार्टियों को चुन रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, अब बड़ी बात करूंगा, समाज को, आम जनमानस को सोचना पड़ेगा कि कल तक एक व्यक्ति किसी पार्टी को गाली निकालता है। आप देवेंद्र राणा जी की बात कर लीजिए, 2 दिन पहले तक वो भारतीय जनता पार्टी को गाली निकाल रहे थे, कह रहे थे ये गलत है, इन्होंने धारा 370 तोड़ी, ये गलत किया, 35 से तोड़ी, गलत किया, ये कम्युनल पार्टी है, इनके नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, ये निकम्मे हैं, ये 25 के 25 निकम्मे हैं। और 2 दिन के बाद वो कह रहे हैं वाह वाह वाह, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी जिंदाबाद थी, अब भी है, पर 2 दिन के बाद ऐसे लोगों के विचार और सोच कैसे बदल जाती है, मैं नहीं समझ पाया। और बात रही अपनी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की भी बात करूंगा। 2 दिन तक हमारे कार्यकर्ता देवेंद्र राणा को फेसबुक के ऊपर कोसते रहते थे, ये टेररिस्ट है, ये सेपरेटिस्ट है, ये कम्युनल है, ये प्रो मुस्लिम है, ये प्रो वो है। और 2 दिन के बाद वो नेशनलिस्ट बन जाता है। इससे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है। सवाल करूंगा, आप अक्सर ये कैसे मैं कह रहा हूँ, मैं आज भी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आज लगता है कि भारतीय राजनीति में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अन्य जितनी भी राजनीतिक जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं, यहाँ के विचारिक शून्यता आ गई है। कोई भी कहीं भी चला जाता है। और मुझे लगता है, आज सच में कह रहा हूं, कि आम जनमानस को कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा, अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा जो अपने विचारों पर तो कायम रहे जी। अब क्या सत्ता को, अगर आप सत्ता, सिर्फ सब कुछ सत्ता ही है और उसके लिए विचारों का कोई मूल्य नहीं, कोई स्थान नहीं है, मुझे लगता है ये तो बड़ी गंभीर बात है, निराशाजनक बात है और हास्यास्पद भी है कि 2-2 दिन में लोग चेंज हो जाते हैं। पहले वो नेशनलिस्ट होगा, फिर सेपरेटिस्ट बन जाएगा, सेपरेटिस्ट नेशनलिस्ट बन जाएगा। मुझे लगता है, मैं कल किसी को कह रहा था कि यहाँ पर तो ये है कि वो जो सजाद लोन है, जो सेपरेटिस्ट था, जिसका बाप भी सेपरेटिस्ट है, कल वो भी बीजेपी ज्वाइन करेगा, ये उसको भी कह देंगे ये नेशनलिस्ट है। बड़ा सवाल मैं ये सच कह रहा हूँ। अब ये पैरामीटर, पैमाना तय करना पड़ेगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे नेता, और ये नेता कोई कुछ नहीं है इनमें, नेताओं में, इनको हमने 2014 में भी शिकस्त दी थी, 2015 में भी शिकस्त असेंबली में दी थी, 2019 में भी शिकस्त दी है, आगे भी हमारा कार्यकर्ता देता रहेगा। पर लीडरशिप को समझना चाहिए, इनसे कुछ नहीं बनेगा। वोट जनता देती है, माहौल कार्यकर्ता बनाता है, जो उसके दरवाजे पे जाता है उसको वोट डालने के लिए उसको प्रेरित करता है। ये नेता ठीक है, आएंगे जाएंगे, पैसे वाले लोग हैं, अब क्या सिस्टम है क्या नहीं है, पर मुझे कोई समझ नहीं आ रहा कि ये भारतीय राजनीति जा कहां रही है। वही लोग जो भारत माता की जय कहने में उनको दुविधा होती थी, आज भारत माता की जय, जम्मू जब थे, जम्मू के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं परसों चौथ उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे महाराजा हरि सिंह बहादुर। ओ भैया, 20 साल तक, 15 साल आप उसी पार्टी में रहे जिन्होंने महाराजा हरि सिंह का अपमान किया। अब उस समय आपको महाराजा हरि सिंह जी याद नहीं आए, देवेंद्र राणा को, और उसी को जिसको वो गाली निकालता था, जिन वो गालियां सुनते थे, आज उनके साथ बैठे हैं। मुझे लगता है राजनीति में सिर्फ और सिर्फ अवसरवादिता की जगह रह गई है। और युवाओं को चाहिए, आज सच में कह रहा हूं, आज मुझे लग रहा है कि एक अल्टरनेट, एक विकल्प भारतीय जनता पार्टी अगर बन रही है, नहीं बन रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, पर लोगों को कुछ ना कुछ समाज को सोचना पड़ेगा कि कोई तो रहे जो अपने स्टैंड पे कायम रहे। और ऐसा अगर माहौल रहेगा तो युवाओं को तो राजनीति से बिल्कुल विश्वास ही उठ जाएगा, क्योंकि कोई भी कहीं चला जाता है।
अब युवाओं को मुझे लगता है कोई अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। अब ये अल्टरनेट क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी में से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, क्या होगा, अब क्या परिस्थिति होगी देखेंगे। पर मुझे लग रहा है, सच ये है कि आज दोबारा कहूँगा, भारतीय राजनीति में विचार जो वैचारिक शून्यता आ गई है, सिर्फ और सिर्फ अवसरवादिता की और पैसे की जगह रह गई है। जितना पैसा जिसके पास है उसकी तरह उसको तरजीह दी जाती है, उसकी लॉयल्टी, उसका समर्पण, उसके ऊपर कोई तरजीह नहीं दी जाती। बहुत बहुत धन्यवाद।